कहानी की शुरुआत होती है एक वाइट मिस्टीरियस रूम से, जो कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में अगर कोई कपल 50 दिन इस खाली इमेकुलेट रूम के अंदर गुजार ले तो उन्हें $5 मिलियन का इनाम मिलेगा। अगर उनमें से कोई एक भी बाहर निकल गया तो इनाम की रकम कम होकर 1 मिलियन ही रह जाएगी। शर्त ये है कि इस रूम के अंदर बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं रहेगा। ये एक बिल्कुल खाली रूम है जिसमें करने को कुछ भी नहीं। अगर कपल चाहे तो खाना ले सकता है, लेकिन उसके लिए इनाम की रकम में से कीमत चुकानी पड़ेगी। आज का कपल है माइक और केट, जो कि ये सोचती हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान होगा। माइक को तो लगता है कि उनकी किस्मत चमक गई है और केट भी इसको एक दूसरा मौका समझती है कि ये दोनों अपनी जिंदगी में यही डिजर्व करते थे। लेकिन वो साथ ही ये भी कहती है कि शायद ये पैसा आपस में बांटना बहुत आसान रहेगा। केट फ्यूचर में इन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहती थी, जबकि माइक को ये आइडिया बहुत बोरिंग लगता है। उसके ख्वाब तो पार्टी करने और खुशी से जिंदगी गुजारने के हैं। वो हमेशा से ऐसी लाइफ चाहता था जिसमें वो खुलकर अयाशी से जिंदगी गुजार सके और उसके दिमाग में पैसों को लेकर कोई भी टेंशन ना हो। अब एक रोबोटिक वॉइस उन्हें रूल्स याद दिलाती है और फिर वो उस रूम का जायजा लेना शुरू करते हैं। रूम को देखकर ये दोनों हैरान रह गए थे। सब कुछ बिल्कुल सफेद और खाली खाली महसूस हो रहा था। वहाँ सिर्फ एक बेड था जो इन लोगों के हिसाब से काफी बड़ा था और एक सादा सा बाथरूम जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक आदमी जा सकता था। उनके सामने एक रेड बटन भी था जिसको दबाते ही इस रूम से बाहर निकल सकते हैं और एक टच स्क्रीन भी होती है जिसकी मदद से ये खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और इस रूम से बाहर निकलने के दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ा काउंटडाउन क्लॉक लगा है। यहाँ तक कि जो उन्हें खाना मिलता है वो भी सफेद रंग का था और उसका कोई भी जायका नहीं था। ये सिर्फ उनकी न्यूट्रिशन पूरी करने के लिए काफी था, जो कि एक सिंपल सा दूध का डब्बा था जिसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। रूम की लाइट्स सुबह, दोपहर और रात के हिसाब से खुद ब खुद बदलती रहती हैं। टच स्क्रीन से अलार्म भी सेट होता है। माइक तो यहाँ इस अंदाज से वक्त गुजारना चाहता था जैसे वो किसी वेकेशन पर आया हो, लेकिन केट एक डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए अलार्म लगा देती है। पहली रात माइक केट के साथ थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करता है, पर केट को डर था कि शायद डॉक्टर बोयान ने उन पर नजर रखी हुई है। ये वही डॉक्टर था जिसने ये एक्सपेरिमेंट रूम डिजाइन किया है। रात हो चुकी थी और अब वो दोनों खुद को कवर कर लेती हैं और सो जाती हैं। अगली सुबह केट बाथरूम में जाकर शीशे के सामने खुद को ऑब्जर्व करती है और अपने आप से पॉजिटिव बातें करती है। साथ साथ खुद को मोटिवेट करने के लिए $5 मिलियन की इनामी रकम का जिक्र करती रहती है। लॉन्ड्री के जरिए पुराने कपड़ों को बदल कर नए कपड़े लिए जा सकते हैं और वो दोनों अपने लिए नए कपड़े ऑर्डर करते हैं। अब उन दोनों को नए कपड़े मिल गए थे जो कि उन्हें पसंद नहीं आते, लेकिन ये इस रूम में रूल्स का ही एक हिस्सा था, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इस रूम में करने को कुछ भी नहीं था, इसलिए केट इस बारे में सोचना शुरू कर देती है कि आखिर डॉक्टर बोयान ये एक्सपेरिमेंट क्यों चला रहा है। माइक बताता है कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी जिसमें डॉक्टर बोयान का पहला एक्सपेरिमेंट बताया गया था और बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट जिस फैमिली पर किया गया था, हैरानी की बात ये है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका और आज तक कोई नहीं जानता कि इस आदमी का मकसद क्या है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये आदमी बहुत ज्यादा अमीर है और किसी खास तरह की मेंटल सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए ये लोगों को ऐसे हालात से गुजरवाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इन दोनों का भी सबक जवाब देने लगता है, क्योंकि अब वो बहुत बोर हो रहे थे। केट योगा करती है जबकि माइक क्लॉक को घूरता रहता है। कभी कभी तो वो अजीब पागलों जैसी बातें करने लगता है, जैसे कि व्हाइट कलर का मतलब क्या है और या ये दांत किस डायरेक्शन में ब्रश करना चाहिए। केट उसे याद दिलाती रहती है कि क्लॉक की तरफ मत घूरो और इनामी रकम पर ध्यान दो। माइक को तो नींद भी सही से नहीं आती, लेकिन केट डिसिप्लिन के साथ वक्त गुजारती रहती है। वो अपनी रूटीन को फॉलो करती रहती है, जैसे कि बेड बनाना या योगा करना और पॉजिटिव सोचते रहना। वो हर दिन मिरर के सामने खड़े होकर खुद को मोटिवेशन देती रहती है। वो खुद को याद दिलाती रहती है कि जिस मकसद के लिए वो इस रूम में आई है उसका रिजल्ट कितना बड़ा और शानदार है। दोनों मिलकर हैंड क्लैप, मार्को पोलो और डांस जैसी गेम खेलते रहते हैं। जब भी उनके पजामाज गंदे होते हैं उनको बिल्कुल सेम कपड़े मिल जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद एक बहुत अजीब चीज होती है। रूम में एक
एक छोटा सा कीड़ा यानी एक बग आ जाता है। माइक तो उससे बातें करने लगता है और उसको दूध पिलाना चाहता था, पर एआई फौरन वार्निंग देता है कि खाना सिर्फ रूम में मौजूद कंटेस्टेंट्स के लिए है, उनके अलावा किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो सकता। अब माइक उस कीड़े को रूम से बाहर भेजने के लिए रेड बटन का इस्तेमाल करने लगता है। माइक उस कीड़े को बचाना चाहता था, पर केट कहती है कि रेड बटन दबाने से वो हार जाएंगे, चाहे माइक बाहर ना भी निकले। बाद में केट गलती से कीड़े पर कदम रख देती है, जिससे माइक भी डिप्रेस हो जाता है। अब माइक खुद को बिजी रखने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डर करता है। उसके $1,00,000 कट हो जाते हैं। उसने एक ग्रीन क्रेयॉन खरीदा था, जिससे माइक कमरे की दीवारों पर आर्ट बनाने लगता है और केट को लगता है कि कीड़े को मारने वाली बात से माइक अब भी नाराज है। केट उसे अपना पोर्ट्रेट ड्रा करने को बोलती है, पर माइक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने लग जाता है। इस काम के लिए तो काफी वक्त चाहिए था और केट भी अब बोर हो चुकी थी और कुछ ही देर में केट वहाँ से उठकर चली जाती है। माइक बाथरूम में हर जगह ग्रीन निशान छोड़ देता है, जिन्हें केट साफ करने लग जाती है। माइक की इन हरकतों की वजह से केट अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन बाथरूम में केट को गन मिलती है। केट फौरन माइक को बुलाती है और कहती है कि ऐसा बेहुदा मजाक करने की आखिर क्या जरूरत थी। माइक बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और शायद ये हमारे टेस्ट का ही एक हिस्सा हो। वो दोनों डर जाते हैं और गन को बेड के नीचे छुपा देते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें कनेक्ट टाइम मिलता है, यानी उनके फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी का वीडियो मैसेज उन्हें दिखाया जाता है और माइक की एक्स का मैसेज आता है, जो उसे पुराने दिनों के बारे में याद दिला रही थी। वो कह रही थी कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि माइक एक ऐसे खाली रूम में रहने का चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका है जहां उसे 50 दिन गुजारने हैं। वो कहती है कि मैं जिस माइक को जानती हूँ वो तो सिर्फ बोरियत की वजह से 3 बार कॉलेज बदल चुका है, तो आखिर ऐसे खाली रूम में वो कैसे रह पाएगा। ये देखकर माइक हंसने लगता है और केट भी माइक को देखकर मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ केट का मैसेज उसके होमलेस फादर का था, जिसे देखकर वो टूट जाती है और बाथरूम में रोकर चुप हो जाती है। वो इसे देखना नहीं चाहती थी क्योंकि ये सब देखकर उसे अपने फादर की याद सताने लगती है। अगले कुछ दिन केट के लिए डिप्रेस्ड रहते हैं। माइक उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, उसके लिए आर्ट बनाता है, उसके साथ एक्सरसाइजेस करता है और बेड के पास बैठता है, लेकिन केट फिर भी उदास ही रहती है। माइक फ्रस्ट्रेट हो चुका था और कहता है कि शायद ये वो अब और नहीं कर सकता। आखिर केट उठ जाती है और माइक को कहती है कि अपना सेकंड ट्रीट ले। माइक जब ट्रीट रिक्वेस्ट करता है तो शॉक हो जाता है। एक नेकेड एक्ट्रेस सिमी रूम में एंटर हो गई थी। माइक उसे अपने सामने देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, जबकि केट अजीब नजरों से देखने लगती है। केट को सिमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सिमी अब माइक की आर्ट की तारीफ करती है और इस बात से केट इरिटेट होने लगी थी। रात को तीनों एक ही बेड शेयर करते हैं। अगली सुबह सिमी जब बाथरूम में थी तो केट को लगता है कि शायद वो जा चुकी है, लेकिन जब वो बाथरूम में एंटर होती है तो सिमी वहाँ नहा रही थी। केट कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो, जिस पे सिमी कहती है कि कोई बात नहीं। केट अब ऑर्डर लेती है। उसने 3 नशीली कैंडीज ऑर्डर की थी। वो तीनों अब कैंडीज खा लेते हैं और डांस करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। माइक अब हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। उसे हर जगह खून दिखने लगता है और वो पैनिक हो जाता है, लेकिन केट और सिमी उसे संभाल लेती हैं। सिमी को पता चलता है कि माइक का छोटा भाई शॉन पूल में डूब गया था और माइक आज तक उसी गिल्ड में रहता है। अगले दिन जब केट सिमी और माइक को हाथ पकड़े देखती है तो वो इनसिक्योर होने लगी थी और ये दोनों लड़ पड़ते हैं। माइक चिल्लाता है और नाराज होकर बेड पर चला जाता है। केट को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सिमी से सॉरी बोलती है। अब सिमी उसे मजीद फ्रस्ट्रेट करने के लिए कह देती है कि वो जो भी समझ रही है बिल्कुल वैसा ही है और ये तीनों अब सो जाती हैं। अगले दिन जब केट की आंख खुलती है तो सिमी वहाँ मौजूद नहीं थी। केट उसे बाथरूम में जाकर भी ढूंढती है, लेकिन वो जा चुकी थी। जाते जाते वो वॉल पर ग्रीन क्रेयॉन से मैसेज लिख देती है। माइक तो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी बात नहीं मानती। दीवार पर जो मैसेज था उसने ये लिखा था कि माइक के साथ इंटीमेट होने का एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब केट की जिद की वजह से माइक भी रूम को छोड़ने की धमकी देता है, जिस पे केट उसे धक्का देती है और माइक को सर पर चोट लग जाती है। केट उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन माइक को भी एहसास हो गया था कि केट पैसे की लालच में अंधी हो चुकी है। वो केट से कहता है कि उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, लेकिन केट उसे बहलाने की कोशिश करती है और तंग आकर वो माइक को बता देती है कि रूल्स बुक में साफ लिखा था कि कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं ली जा सकती। ये सुनकर तो माइक का दिल टूट जाता है और वो केट से कहता है कि तुम पैसों की खातिर
खातिर किसी भी हद तक जा सकती हो। और अब वो रूम छोड़ने का फाइनल डिसीजन ले लेता है। केट उसे गन से धमकी देती है। केट का ये रूप देखकर माइक और भी टूट जाता है। केट उसे रोकने के लिए हवा में फायर कर देती है, लेकिन माइक फिर भी आगे बढ़ता रहता है और रेड बटन को प्रेस करके इस रूम से बाहर निकल जाता है। केट अगले 2 दिन बहुत मुश्किल से गुजारती है। वो एकदम अकेली पड़ चुकी थी और जोर जोर से बाथरूम में चिल्लाती है। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब उसकी नजर में उन पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं रही थी। वो रेड बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ती है और इसी मूवमेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम माइक को रनिंग करते देखते हैं कि उसी दौरान उसका सामना केट से हो जाता है। केट माइक से अपने किए पर माफी मांगती है, जिस पर माइक भी उसे माफ कर देता है। केट बताती है कि मैं अपने फादर से मिलने आई थी। माइक उसे जीती हुई इनामी रकम का पूछता है, जिस पर केट उसे अपने साथ थोड़ा वॉक करने के लिए कहती है। जब वो चले जाते हैं तो पता चलता है कि वो बिल्डिंग एक होमलेस शेल्टर थी, जिसे एक अननोन पर्सन की तरफ से डोनेशन मिला था। इस बात से हमें पता चलता है कि शायद केट ने प्राइज मनी जीत कर वहाँ डोनेट कर दिया था। अब इमैकुलेट रूम में एक नया कपल एंट्री लेता है। ये कपल